क्वेश्चन नंबर 31 आपको पता होना चाहिए कि 31 से ही स्टार्ट होता है। जो भी हमें क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें 31 से हमारा सब्जेक्ट का स्टार्ट होता है, जैसे सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, और 60 क्वेश्चन होते हैं सोशल साइंस के। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? बेटा 1857 का जो विद्रोह था उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोलते हैं, सैनिक विद्रोह भी बोलते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन से रिलेटेड मैं कई चीज आपको बताती जाऊंगी। तो 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोला गया है, उसे सैनिक विद्रोह भी बोला गया है, और 1857 का विद्रोह मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ये क्वेश्चन भी आता है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसे सैनिक विद्रोह क्यों बोला जाता है? क्योंकि उस सैनिकों के कारण वो विद्रोह स्टार्ट हुआ था। तो तात्कालिक कारण था वो मेरठ के छावनी की स्टोरी है कि वहां पे जो कारतूस दिया जाता था सैनिकों को, वहां पे एक अफवाह फैल गई थी कि उस कारतूस में सुअर और गाय की चमड़ी है, जिस कारण क्या हो रहा है कि लोगों में यह अफवाह थी कि उनका धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है, और इस कारण 1857 का विद्रोह स्टार्ट हुआ था, इसलिए उसे सैनिक विद्रोह भी बोला गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? तो पहला है तुष्टिकरण तथा संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा करके, ये गलत है। दूसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर, ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जाए। तो ये बिल्कुल सही है बेटा कि जो 1857 के विद्रोह के बाद क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत के सारे अधिकार छीन लिए गए थे, और ब्रिटिश साम्राज्य यानी कि ब्रिटेन की महारानी के हाथ में भारत का मामला सौंप दिया गया था, भारत का साम्राज्य सौंप दिया गया था, ताकि भारत के जो भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर तरीके से संभाला जा सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? ऑप्शन देखिए, जनता को मतदान का अधिकार। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जनता के द्वारा, मतलब जनता वोट डालकर अपने प्रतिनिधि को चुनती है। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र में जनता को मतदान का अधिकार होता है। बेटा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नहीं पे जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर नहीं है, क्योंकि यहीं पे आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि हम जल्दबाजी में नहीं देखते और क्या अधिकार है फिटाक से फर्स्ट लगा देंगे कोई भी कि जनता को मतदान का अधिकार होता है, ये तो प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता है। लेकिन इसमें क्या है कि क्या विशेषता नहीं है? तो जनता को मतदान का अधिकार, ये अधिकार है। मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, प्रतिनिधि लोकतंत्र में मतदान द्वारा ही प्रतिनिधि का चुनाव होता है। तीसरा है प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, बिल्कुल होती है। जो हम प्रतिनिधि चुनते हैं, जो हम मंत्री चुनते हैं, उन्हीं के हाथ में निर्णय करने की पूरी जो निर्णय और निर्माण करने की प्रक्रिया होती है, पूरा अधिकार उन्हीं के हाथ में होता है, क्योंकि वो हमारे द्वारा चुना गया होता है और वो जनता के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसीलिए प्रतिनिधियों के हाथ में ही प्रक्रिया होती है। चौथा है जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। तो प्रत्यक्ष सहभागिता जनता की नहीं होती है, अप्रत्यक्ष सहभागिता होती है। हम प्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं, हम वहां संसद में जाकर बैठकर कोई फैसला नहीं करते हैं। तो इसलिए क्या होगा, निम्नलिखित में क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, ये नहीं है प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? तो छोटा तिब्बत किसे बोला गया है? लद्दाख को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ठंड होता है, यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है, हमेशा ही बर्फ जमा होता है, इसलिए इसे छोटा तिब्बत कहा गया है। और यहाँ जो मतलब बौद्ध धर्म और मुस्लिम, ये दोनों लद्दाख में बहुत ज्यादा है, और तिब्बत में भी इनकी संख्या ज्यादा है बौद्ध धर्म मानने वालों की, इसलिए इसे छोटा तिब्बत कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अपील प्रणाली या पौर्णवादिक प्रणाली किसे कहते हैं? भारत में अपील प्रणाली, मतलब जो अपील प्रणाली होती है कि अगर कोई मतलब कि कोई फैसला हो जाए निचली अदालत में, तो उसके लिए हम उच्च न्यायालय में जाके अपील कर सकते हैं, यानी कि फिर से हम उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, इसलिए कि हमें इस फैसले से हम संतुष्ट नहीं है, तो हमें फिर से फैसला सुनाया जाए, उसे हम अपील प्रणाली कहते हैं। तो देखते हैं क्या है इसके ऑप्शन में। निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील के प्रावधान, न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान, गलत है ये। न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान, ये भी गलत है, संसद में हम नहीं जा सकते अपील करने। राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील प्राधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान, ये भी गलत है। मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, अपील प्रणाली क्या है कि निचली अदालत में जो आदेश होता है उसके खिलाफ हम उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? अपील प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में
से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? प्रायद्वीपीय पठार जो है उसका लक्षण कौन सा है? इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियां मौजूद हैं। ये गलत है बेटा, ठीक है। मतलब ऑप्शन इसमें क्या है, लक्षण नहीं है, तो प्रायद्वीपीय पठार का ये लक्षण नहीं है, क्योंकि महानदी बिल्कुल दक्षिण भारत में है और प्रायद्वीपीय पठार हमारा मध्य भारत में होता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है, बिल्कुल सही है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में मध्य भारत होता है, वहां पे प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, ये भी सही है। यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता होती है, पठारों पे खनिजों की प्रचुरता होती है, ये बहुत अच्छे से हमें पता है। तो प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता क्या है? इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियां मौजूद हैं, तो ये विशेषता नहीं है। महानदी और कृष्णा नदी जो है वो दक्षिण भारत में है, प्रायद्वीपीय पठार में नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? अफ्रीका के बारे में ये मैं आपको वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। अफ्रीका के बारे में कल ही जो मैंने आज सुबह जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसी में अफ्रीका के बारे में पढ़ा चुकी हूँ, महादेश और महासागर के बारे में। तो देखिए उससे क्वेश्चन क्या आता है, किस तरीके के क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में कौन सा अफ्रीका के बारे में सही है? पहला है इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे एशिया से अलग करता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो उसे यूरोप से अलग करता है, ठीक है, यूरोप से अलग करता है। और उनका जो एक क्षेत्र है एशिया और यूरोप का जो सम्मिलित क्षेत्र है उसे हम यूरेशिया कहते हैं, तो ये गलत है। दूसरा है अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में है, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है, अफ्रीका बिल्कुल बीच में होता है। अफ्रीका का आधा भाग दक्षिण गोलार्ध में है और आधा भाग उत्तरी गोलार्ध में है, ये भी गलत है। गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 है यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती है, तो ये सही है। ये मैं कल आपको बना के भी दिखा चुकी हूँ। कल आज जो मैंने वीडियो सुबह अपलोड किया है उसमें ये आंसर मैं आपको बता चुकी हूँ कि अफ्रीका के में क्या होता है, कर्क रेखा, विषुवत भी तथा मकर रेखा तीनों गुजरती है अफ्रीका महादेश से, तो ये अफ्रीका महादेश की विशेषता है, ठीक है। और भी बहुत सारी विशेषताएं मैं उसमें वीडियो में आपको बता चुकी हूँ हर महादेश के बारे में, तो वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि अब भारत के दक्षिणी भागों क्या है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है। बेटा ये हमारा भारत का निचला भाग है, दक्षिण भाग, इधर ही है हमारा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे क्या है हमारा हिंद महासागर तो नीचे है, यहाँ पे हमारे बंगाल की खाड़ी है। तो आपको पता है कि जो तटीय प्रदेशों में शरद ऋतु में यानी कि बारिश के बाद, बारिश के अंत के समय, मानसून के वापसी के समय जो बारिश होती है वो क्यों होती है? इसका रीजन ये है कि जो हवा है वो स्थल से समुद्र की ओर जाती है। तो अगर इस प्रदेश में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में वर्षा हो रही है, इसका मतलब ये है कि स्थल से बंगाल की खाड़ी की ओर हवा जा रही है, इसलिए बारिश कहाँ पे होती है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। तो ये इसका कारण है, ठीक है। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि पहला है पवन स्थल भागों से लौटकर अरब सागर में बहती है, बिल्कुल गलत है, अरब सागर इधर है तो इधर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश नहीं है। दूसरा है पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी में बहती है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है बेटा, बंगाल की खाड़ी में जाती है स्थलों से बह के, तो उसी कारण जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि शरद ऋतु में वर्षा कहाँ पे होती है? तटीय प्रदेशों में होती है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश होती है शरद ऋतु में। या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि मानसून के वापसी के समय बारिश कहाँ होती है? तो तटीय प्रदेशों में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये आपको याद करके रखना है, ठीक है। अब देखिए ये है निम्नलिखित में कौन भ्रंशोत पर्वत है? भ्रंशोत पर्वत वो होता है कि कुछ पर्वत ऊंचे ऐसे होते हैं, कुछ ऊंचे होते हैं, मतलब ऊंचे नीचे जो पर्वत होते हैं वो, उसके उदाहरण कौन है? तो वो जेस पर्वत जो है वो भ्रंशोत पर्वत के उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ये वाले क्वेश्चन बेटा बहुत आते हैं सीटेट में, तो ये वाले क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल समझ के टाइम देके ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। जो सीधा क्वेश्चन आता है वो तो आपके याद करने पे है, आपके समझने पे, ये क्वेश्चन तो फटाफट कर लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे टाइम, मतलब कि जो टाइम लगने वाला क्वेश्चन यही है। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ के याद करिए, एक बार पढ़िए बिल्कुल सही से अच्छे से, 2 बार पढ़िए लेकिन समझ के पढ़िए। देखिए क्या है कथन ए में, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, बिल्कुल सही है।
कथन बी क्या है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। 27 दिन में वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है और उतने ही समय में वो अपने अक्ष का भी चक्कर लगाता है और यही कारण है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग दिखाई देता है। ठीक है, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही आंसर का चुनिए। ए गलत है परंतु बी सही है, ये तो गलत होगा क्योंकि ए भी सही है और बी भी सही है। ए और बी दोनों सही हैं और बी सही व्याख्या है ए की। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है क्योंकि बी के कारण ही ए होता है, तो बी सही व्याख्या किसकी है, ए की। अब देखिए इसी से रिलेटेड ये ऑप्शन भी है, ए और बी दोनों सही है परंतु बी सही व्याख्या नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड एक और ऑप्शन आपको ऐसे दे सकते हैं कि ए और बी दोनों सही है परंतु ए सही व्याख्या है बी की, तो ए तो व्याख्या है ही नहीं, ए तो मतलब ए तो हो रहा है, कारण उसका क्या है, बी है, व्याख्या तो बी है, ए तो कारण ए तो है ना कि उसका तो हुआ है उस कारण के कारण, तो ये सही होगा। ठीक है, अब इससे देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग क्यों दिखाई देता है, ये ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो उसका क्या कारण है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग पूरे 27 दिनों में पूरा करता है और इतना ही समय वो अपने अक्ष पर भी घूमने में लगाता है, मतलब घूर्णन और परिक्रमण दोनों ही उसके 27 दिनों में होता है। यही रीजन है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, कांतिज शैल के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। बेटा कांतिज शैल क्या होता है, सबसे पहले है आग्नेय शैल, आग्नेय शैल के बाद है अपसादी शैल और अपसादी शैल के बाद होता है कांतिज शैल। ठीक है, आग्नेय शैल वैसे शैल होते हैं जो मतलब ज्वालामुखी पर्वत से जब लावा बाहर निकलता है और बाहर निकल के बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, उसे हम आग्नेय शैल बोलते हैं। आग्नेय शैल उड़ के इधर उधर फैल जाता है, उसे हम अपसादी शैल बोलते हैं। अपसादी शैल से ये क्वेश्चन कई बार आता है कि वैसे कौन से शैल हैं जिसके नीचे या जिसमें हमें जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्म यानी कि जीवों के अंश, मरे हुए जीवों के अंश, तो वो अपसादी शैल में पाया जाता है क्योंकि आगरी शैल अगर उड़ के बिखर के इधर उधर जाता है तो उसके नीचे जो जीव जंतु होते हैं वो दब के मर जाते हैं। तो अपसादी शैल में हमें जीवाश्म पाया जाता है और वो अपसादी शैल बहुत ज्यादा मतलब ताप और दबाव के कारण अपने काया में परिवर्तन कर लेता है, अपने रूप बदल लेता है, जिसे हम कायांतरित शैल बोलते हैं। ठीक है, जैसे चूना पत्थर अपसादी शैल है और चूना पत्थर बहुत ताप और दबाव के कारण किस चीज में बन जाते हैं, वो संगमरमर बन जाता है, तो संगमरमर कायांतरित पत्थर है। ठीक है, तो चलिए ये तो मैं आपको थोड़ा सा ये समझा चुकी हूँ। अब हम क्वेश्चन फिर से देखते हैं। कायांतरित शैल के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, पहला है आग्नेय और अपसादी शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाता है, सही है ये। दूसरा है कायांतरित शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है कि यही कायांतरित शैल भी अगर उच्च ताप और दाब के कारण क्या होता है, जमीन के अंदर जला जाता है और फिर वो द्रवित मैग्मा, फिर वो पिघलकर मैग्मा के रूप में ही परिवर्तित हो जाता है। तीसरा है संगमरमर एक कायांतरित शैल है, तो बेटा ए, बी और सी तीनों ही सही है। क्या है, कायांतरित शैल के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ए और सी सही, कायांतरित शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव से पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं, ये भी सही है। ए, बी और सी तीनों सही है, तो ऑप्शन होगा आपका ये। ठीक है, ये गलत होगा बुक में क्योंकि क्लियर दिया गया है कि कायांतरित शैल फिर से मैग्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो ये आपका गलत है ऑप्शन। ऑप्शन सही क्या है, ए, बी और सी तीनों सही है। आग्नेय और अपसादी शैल उच्च ताप और दबाव के कारण कायांतरित शैल बनाते हैं, कायांतरित शैल आग्नेय और अपसादी शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव से में कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन बेटा ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि ये जो है आग्नेय शैल कायांतरित शैल में परिवर्तित नहीं होता। ओके, आग्नेय शैल कायांतरित शैल में परिवर्तन नहीं होता, अपसादी शैल कायांतरित शैल में परिवर्तित होता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा ऑप्शन। सिर्फ अपसादी शैल कायांतरित शैलों में परिवर्तित होता है क्योंकि आग्नेय शैल तो अपसादी शैल में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो इस तरह देखिए हमसे गलतियां होती हैं। मैं आपको ये इसीलिए बता रही थी क्योंकि गलती मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, हम कंफ्यूज होते हैं जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो ये हमें गलतियां हो जाती है। तो एक एक चीज को बहुत ध्यान से हमें देखना है। आग्नेय शैल कभी भी अपसादी कायांतरित शैल में परिवर्तित नहीं होता, अपसादी शैल परिवर्तित होता है, तो ए ऑप्शन हमारा गलत होगा। बी एवं सी सही है तथा ए गलत है, हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके,
अब है अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं। ये भी मैं आपको बेटा सुबह के वीडियो में बता चुकी हूँ, ज्योग्राफी के वीडियो में। मध्य मंडल में आकर जो उल्कापिंड अंतरिक्ष से हमारे मतलब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, वो मध्य मंडल में आकर जल जाते हैं। मध्य मंडल में कुछ ऐसे गैस पाया जाता है जिस गैस के कारण उसमें विस्फोट होता है, वो जल जाता है, और वही जलने के कारण जो विस्फोट होता है जिसे हम टूटता तारा कहते हैं, हमें लगता है कोई तारा टूट रहा है। ठीक है, ऋतु प्रवास है। ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। अब ऋतु प्रवास होता क्या है? ऋतु प्रवास का मतलब होता है ऋतुओं के साथ मतलब मौसम के साथ एक जगह से प्रवास का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना, एक जगह से दूसरे जगह जाना। ठीक है, तो ऋतु प्रवास पक्षियां भी करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर जहां पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, जैसे कि उत्तरी ध्रुव से बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो वहां से पक्षियां नीचे की ओर आ जाती हैं ठंड के मौसम में। और लोग भी करते हैं, जैसे कि चरवाहे लोग हैं, वो ऋतु प्रवास बहुत ज्यादा करते हैं। अपने मौसम के हिसाब से वो मवेशियों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो ऋतु प्रवास जुड़ा है। हम पहले ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती है, गलत है। लोगों के आवागमन से, ये बिल्कुल सही है। घरों के आसपास बसावट से, ये भी गलत है। एक छोटे घर के पौधे रखने की कृत्रिम अहाता से, ये भी गलत है। तो ऋतु प्रवास क्या है? लोगों के आवागमन से। ठीक है, अब है अस्थाई पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अस्थाई पवनें जो कि एक ही दिशा में हमेशा बहती रहती है, उसे हम अस्थाई पवन कहते हैं। और ये पश्चिम व पूर्वी पवनें होती हैं। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं, उसे हम अस्थाई पवनें कहते हैं। देखिए क्या है, ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में बहती है, बिल्कुल सही है। पश्चिम व पूर्वी पवनें इनके उदाहरण है, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए भी सही है और बी भी सही है। ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। अस्थाई पवनें, ए गलत है, बी सही है। ए और बी दोनों गलत है, ए सही है, बी गलत है। क्या है? अस्थाई पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। सही है। अस्थाई पवनों का मतलब ही है कि वो वर्ष भर एक ही दिशा में चलती है। पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। पश्चिम और पूर्वी पवनें भी अस्थाई पवन के उदाहरण हैं। तो ए और बी दोनों सही होगा। अस्थाई पवन में क्या है? ए और बी दोनों सही है। ठीक है, ब्राजील के कंपोज के वेनेजुएला के लानोस उदाहरण है। ये घास स्थल के उदाहरण है। भूमध्य सागरीय वनस्पति के नहीं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल के नहीं, टुंड्रा प्रकार के घास स्थल के नहीं, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के। ब्राजील का मैं कल आपको बता चुकी हूं कि ब्राजील का क्या होता है। ब्राजील कहाँ पे है? ये दक्षिणी अमेरिका में है ब्राजील। और दक्षिणी अमेरिका कहाँ पे है? वो उष्ण कटिबंधीय एरिया में ज्यादा उसका भाग है दक्षिण अमेरिका का। और ये जो ब्राजील का घास स्थल है, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। तो आपको याद रखना है, सिर्फ घास स्थल याद रखने से नहीं होगा, आपको कटिबंध भी याद रखना जरूरी है, जो आपको ज्योग्राफी के चैप्टर में मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। अब ये देखिए, जलवायु क्या है? दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन नहीं है जलवायु। जलवायु से क्या होता है? जलवायु लंबे समय, कई मतलब कि सालों, 10-20 साल में किसी जगह पे होने वाले परिवर्तन को, मतलब मौसम की स्थिति को हम जलवायु कहते हैं। जलवायु के बारे में आपको पता होगा। लंबे समय तक किसी स्थान की मौसम की स्थिति को हम जलवायु कहते हैं। दिन प्रतिदिन परिवर्तन तो गलत होगा। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। बेटा ये भी गलत है कि किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी स्थिति और उच्चावच पर निर्भर नहीं करती, उसमें बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो ए और बी दोनों गलत है। ओके, अब है दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करिए। यह ऊर्जा का स्रोत क्या है? यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ओके, दिए गए लक्षणों के आधार पर ऊर्जा के स्रोत का पहचान कीजिए कि कौन सा है इसमें। यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। कौन सा है जो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है, यानी कि जमीन से कोई जो खनिज होते हैं, तेल को जमीन लाया जाता है, वो होता है। मोम परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ये कोई तेल है ही नहीं। बायोगैस, आपको पता है कि बायोगैस में परंपरागत ऊर्जा का स्रोत वो होता है जो बहुत पुराने समय से चलता आ रहा हो। बायोगैस गोबर से या फिर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उससे बनाया जाता है। भूतापीय ऊर्जा, ये भी तेल नहीं है, आपको पता है। इसमें दूसरा ऑप्शन देखिए, तेल दिया गया है। तो प्राकृतिक गैस, जो प्राकृतिक गैस होता है वो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है?
अंटार्कटिका में। भारत का शोध संस्थान जो मैत्री है, 2 शोध संस्थान है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री जो अंटार्कटिका में है। भारत के 2 शोध संस्थान है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री जो अंटार्कटिका में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो मैत्री कहाँ अवस्थित है? अंटार्कटिका में। निम्नलिखित में कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? ओके, ये नहीं पे आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, कौन सा खनिज के संदर्भ में सही नहीं है। सभी खनिज अधात्विक होते हैं, पहला ही गलत है, क्योंकि खनिज तो धात्विक और अधात्विक दोनों ही होते हैं, तो सही नहीं है। तो सबसे पहले ऑप्शन में आप टिक लगा दो, सही नहीं है। ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। अब आपको जो सही है वो ऑप्शन भी एक बार देख लेना है, क्योंकि समझने के लिए तो हमें पता होना चाहिए कि खनिज क्या होता है। बिल्कुल, खनिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, इसे मनुष्य नहीं बना सकता। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, बिल्कुल सही है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला वाला गलत है कि ये सभी खनिज अधात्विक होते हैं, अधात्विक नहीं होते हैं सारे, धात्विक और अधात्विक दोनों ही तरह के खनिज होते हैं। अब निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो नर्मदा घाटी, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है बेटा। नर्मदा घाटी, आखेटक और संग्रहक। नर्मदा घाटी में जो आखेटक और संग्रहक सबसे पहले आए थे। बज्जी, बज्जी का क्या है? आरंभिक गणतंत्र, सबसे पहला जो गणतंत्र था वो बज्जी में था। गारो पहाड़ियां, गारो पहाड़ियां आरंभिक कृषि, ये पढ़ चुके हो आप, हिस्ट्री के चैप्टर 6 में ही है। गारो पहाड़ियां में क्या है? आरंभिक कृषि। गंगा घाटी, गंगा घाटी में क्या है? लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर। सिंधु और उसकी सहायक नदियां, प्रथम नगर। आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता में प्रथम नगर स्थापित किया गया था, तो सिंधु और उसकी सहायक नदियां क्या है? वो प्रथम नगर है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 4। ठीक है, अब नीचे 2 कथन ए और बी भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। पहला क्या है? हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है, क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। बिल्कुल गलत है, ये उपयुक्त नहीं है। शासकों का धर्म एकमात्र ऐतिहासिक परिवर्तन नहीं रहा है। क्या है? भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरा है लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है, ये सही है। ठीक है, क्योंकि समस्यात्मक तो है कि निश्चित एक तिथि के में हम नहीं ला सकते कि इस बीच से इस बीच में पूरा पाषाण युग था, इसमें बिल्कुल तिथि नहीं ला सकते, हम ईस्वी ला सकते हैं, तिथि को बिल्कुल नहीं ला सकते, तो ये सही है। ठीक है, समस्यात्मक है, बहुत समस्या होती है इसमें। क्या है? ए गलत है किंतु बी सही है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा इसमें। अब है नीचे 2 कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। पहला है कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई। ठीक है, ये सही है, क्योंकि 19वीं शताब्दी में जो चित्र बनाए गए थे, लोकप्रिय भारतीय कला के चित्र थे, उसमें ये था अंग्रेजी शासन का बिल्कुल मजाक उड़ाया गया था और औरतों को बाहर निकलने की सलाह दी गई थी। दूसरा है राष्ट्रीय विचारों को व्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया गया था, ये भी सही है। छवियों का इस्तेमाल किया गया था लोगों को ब्रिटिश शासक के खिलाफ, मतलब ब्रिटिश के शासन जो है उसके खिलाफ लाने के लिए। आपको पता है जो चित्रकार थे, बहुत सारे ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने राष्ट्रवाद की भावना विकसित की थी लोगों के अंदर। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। ए और बी दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या बी है। ओके, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला, यानी कि जो आरंभिक मानव की समझ है उसके लिए। कांगड़ा शैली की चित्रकला, गिरनार का शैल अभिलेख, पातशाहनामा चित्रकला। तो मध्य प्रदेश का शैल चित्रकला ये सबसे पुरानी चित्रकला है, तो इसे हम आरंभिक मानव की खोज, मानवों के समझ के लिए निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्रोत, सबसे प्राथमिक स्रोत ये होगा मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। ओके, फिर है नेक्स्ट, ब्रिटिश काल के पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था वार्षिक परीक्षा के माध्यम के मूल्यांकन के लिए। बिल्कुल गलत है, मूल्यांकन के लिए उन्हें नहीं पढ़ाया जाता था। सरकारी संस्थानों में ये भी बिल्कुल गलत है। पाठशालाएं होती थी, कोई सरकारी संस्थान नहीं होती थी। एक निश्चित फीस लेकर कोई निश्चित फीस नहीं थी, जिनकी जो स्थिति होती थी, आर्थिक स्थिति, उस हिसाब से उनसे फीस ली जाती थी। चौथा है साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वो खेतों में काम करते थे। साल भर पढ़ाया जाता था, लेकिन ऐसा समय छोड़कर जब वो फसल की कटाई होती थी और खेतों में काम करते थे, तो ये बिल्कुल सही है। पाठशालाओं में ऐसी ही शिक्षा होती थी, बहुत ही फ्लेक्सिबल था। बच्चों से फीस भी उनके आर्थिक स्थिति के हिसाब से ली जाती थी और पढ़ाई भी तब की कराई जाती थी जब बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हों। ठीक है,
अब देखिए फिर से वैसे ही क्वेश्चन आएंगे बेटा, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा और थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के समझ के तब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, नीचे दो कथन ए और बी 18वीं 19वीं शताब्दियों के में यूरोप के राष्ट्र राज्यों के उदय संदर्भ में है। क्या है? पहला, 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। बेटा ये गलत है, क्योंकि 18वीं शताब्दी में यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में नहीं देख रहे थे। 19वीं शताब्दी में यूरोप के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित होने लगी थी। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। ये सही है, तो क्या है? ए गलत है किंतु बी सही है। ओके, बीसीई का तात्पर्य है बिफोर कॉमन एरा। बीसीई का तात्पर्य क्या है? बिफोर कॉमन एरा। ओके, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? शुतुरमुर्ग के अंडे जो होते हैं वो जो मिले हैं, शुतुरमुर्ग के अंडों के जो अवशेष मिले हैं वो महाराष्ट्र के पटने में मिला है। वहां पे शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं, तो यही कारण है कि हम जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग के अंडे होते थे। अब देखिए क्या ऑप्शन है? विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इनका वर्णन है, गलत। उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है, कोई लेख मिलता ही नहीं है, उस समय की कृतियों में लिखित कुछ है ही नहीं। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं, तो तीसरा सही होगा। चौथा भी एक बार देख लेते हैं। शुतुरमुर्गों पर मौखिक स्मृतियां हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित है, ये भी गलत है। हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र के पटने में शुतुरमुर्ग के अंडे मिले हैं। ये सीधा सीधा भी पूछ दे सकता है कि शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो महाराष्ट्र के पटने में मिले हैं। अब हड़प्पा सभ्यता से देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, सही है। जंगलों का विनाश हो गया, ये भी सही है। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई और संभवतः जंगलों का विनाश हो गया, ये भी सही है। सभ्यता के पूरे क्षेत्रों में बाढ़ आ गई, ये भी संभवतः नदियां सूख गई। ए, बी और डी। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गया। जहां पर पूरे क्षेत्र की बात है, आप देख सकते हैं ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, ये तो सही है। ऐसा लग रहा था कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, क्योंकि उसमें जो रीजन दिया गया है कि विदेशी शासकों के आक्रमण से भी हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो सकता है, जंगलों का विनाश हो गया, ये भी रीजन दिया गया है। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गया, तो हर क्षेत्र में बाढ़ आना संभव नहीं है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ, तो हर क्षेत्र में बाढ़ आना संभव नहीं है। संभवतः नदियां सूख गई, ये सही है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए, बी और डी। ठीक है, ए, बी और डी। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी। ओके, मूर्तिकला के केंद्र के रूप में मथुरा, ये भी गलत है। क्या था? महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जा रही थी। पहले एक मतलब वैसे ही पूजा करते थे बुद्ध की, कोई प्रतिमा नहीं बनाई जाती थी, लेकिन महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन के समेकन में संदर्भ में सही क्या है? अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए, गलत है। ओके, महाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में था, यह भी गलत है। गंगा के मैदानी इलाके में घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार बैठा गया, यह भी गलत है। दिल्ली और बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों पर नियंत्रण कठिन था, यह सही है कि दिल्ली और क्या है? खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन के समेकन के संदर्भ में सही क्या है? तो यही सही है कि दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों पर नियंत्रण उस समय कठिन था, क्योंकि वो दूर होता था, वहां पे नियंत्रण बहुत कठिन था। जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? याद रखिएगा, फिर से गलत शब्द आ गया। कौन सा कथन गलत है? जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते थे, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। समकालीन इतिहास और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है, ये भी सही है। इतिहास से हमें जनजातियों के बारे में जानकारी नहीं मिलती ज्यादा। अधिकांश जनजातीय समूह में लिखित दस्तावेज रखा है, लिखित दस्तावेज नहीं है जनजातियों का, मौखिक दस्तावेज होता था। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है? जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यही गलत है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा ये थर्ड होगा कि जनजातियों का कोई लिखित दस्तावेज नहीं था। जनजातियों के जो मतलब इतिहास है वो मौखिक है। देखिए जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया था। मौखिक उनके इतिहास है, हम मौखिक रूप से ही सुनते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है। जेंडर रूढ़िवादिता यानी कि लड़के और लड़की के रूप में रूढ़िवादिता जो हमारे दिमाग में ये बैठी रहती है कि लड़का ये कर सकता है, लड़की नहीं कर सकती, या फिर लड़की ये कर सकती है, लड़का नहीं कर सकता, इसके उदाहरण नहीं है। जेंडर रूढ़िवादिता के उदाहरण नहीं है। नहीं पे आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए लड़कों और लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाना। ये कोई जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है, जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। तो ये है जेंडर रूढ़िवादिता का, फुटबॉल के लिए प्रोत्साहित करना, लड़कों को सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहना, ये भी गलत है। ये भी उदाहरण है जेंडर रूढ़िवादिता, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये होता है कि लड़कियां ही अच्छी से सजावट कर सकती है, लड़के नहीं कर सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया गया है। तो ये जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है, क्योंकि इसमें लड़के और लड़की दोनों को प्रोत्साहित किया गया है। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा। सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक हो सकता है? अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना। नेक्स्ट है साहित्य, सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना। नेक्स्ट है साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वो कितनी भी पुरानी क्यों ना हो। सही है ये। सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना, गलत है, किसी का भी निष्कासन नहीं किया जा सकता। स्रोतों के मतलब त्रिकोणीय को प्रमुखता देना, ये भी सही है। तो क्या है, केवल बी और डी सही है, ठीक है। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। सामाजिक न्याय के प्रति कौन सी संवेदनशीलता होनी चाहिए? कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करना, बिल्कुल है। सामाजिक न्याय है तो समाज के हर चीज को शामिल करना चाहिए। भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संबंधों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर, ये भी सही है। सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चा में शामिल करके, ये भी सही है। कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर, ये गलत है, ठीक है। तो हमारा सही क्या है, ए, बी और सी, ओके। अब क्या है, इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है, बिल्कुल सही है। इतिहास का जो निर्माण है वो स्रोतों पर ही आधारित होता है। इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजे, ये गलत है। इतिहास क्या है, इतिहास व्याख्यानों के विभेदों से संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करें, सही है बिल्कुल। और इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संबंधों में रखकर देखें, ये भी सही है। तो ए, सी और डी सही है। हम ए, बी तथा डी सही है। क्या है, इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं को निरंतरता में बदलाव को खोजे, बिल्कुल खोजना चाहिए बेटा। जो हमारे निरंतरता का बदलाव है उसमें बिल्कुल हमें खोजना चाहिए, ओके। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी मुझे भी इसमें, तो आप फिर से हम ये क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि इतिहास निर्माण स्रोतों पर आधारित है, बिल्कुल सही है। बी भी सही है। सामाजिक प्रक्रियाओं के बदलाव को खोजें, बिल्कुल सही है, हमें बदलाव को खोजना चाहिए। सी क्या है, इतिहास व्याकरण वेद संलग्न प्रमुख विचारों को अनुमोदित करें, सिर्फ प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित नहीं करना है, ठीक है। सभी समुदाय के विचारों को अनुमोदित करना चाहिए इतिहास में। और डी भी आपका सही है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, बी और डी, ओके। प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? तो जीवन का अधिकार। जो हमारा जीवन का अधिकार है उसमें हमें प्रदूषण रहित हवा, स्वच्छ पानी, स्वच्छ भोजन और स्वच्छ वातावरण का अधिकार मिला हुआ है। ये आर्टिकल 21 में है, यहाँ पे मैं लिख चुकी हूँ ताकि मैं बताना भूल ना जाऊं आपको कि आर्टिकल 21 में ये बात की गई है, जीवन के अधिकार की बात की गई है। इसमें कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि जीवन के अधिकार कौन से आर्टिकल में की गई है, तो आर्टिकल 21 में की गई है ये। इसमें क्या है कि हमें स्वच्छ हवा, पानी और भोजन हर व्यक्ति के जीवन का अधिकार है, ठीक है। भारत का नेक्स्ट देखते हैं, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का वर्णन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, ओके। लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? ना कि मतदान द्वारा चुने जाते हैं। तो लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते हैं, इनको मतदान द्वारा नहीं चुना जाता बल्कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, ओके। फिर है 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर लोकतंत्र हो गया, ओके।
2006 से पहले जो नेपाल का सरकार थे, नेपाल की सरकार, वहां पे राजतंत्र था। नेक्स्ट है जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? सेना के जवानों के स्वास्थ्य पर खर्च नहीं, सेना के जवानों पर स्वास्थ्य पे खर्च नहीं है। इसमें यह था कि सैन्य बल पर कम खर्च किया जाए ताकि स्वास्थ्य जो जन स्वास्थ्य है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जा सके। स्वास्थ्य सुरक्षा पर एक समान खर्च, ये भी गलत है। सुरक्षा पे तो बात की ही नहीं गई थी कोस्टा रिका में। सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट से ज्यादा खर्च, ये भी गलत है। सुरक्षा पे तो बिल्कुल खर्च करने की बात नहीं की गई थी। चौथा है सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च किया जा सके। ये था कोस्टा वेला की सैन्य बल का बिल्कुल विरोध किया गया था इसमें ताकि जन स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है 1997 में भारतीय उच्च न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़नों से बचाने के लिए की थी। जो 1997 में भारतीय उच्च न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना की थी वो क्या था? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है बेटा, रिपीटेड क्वेश्चन है कई बार। विशाखा निर्देश क्या था? तो इसमें कार्यस्थलों पर जो औरतों के साथ यौन शोषण होता है, यौन उत्पीड़न होता है, तो उसके लिए मतलब उससे बचाने के लिए निर्देश ये महिलाओं के लिए निर्देश जारी किया गया था, एक कानून बनाया गया था। ठीक है, और इसके बाद ही जो डॉरी के बहुत सारे कानून बने हैं, इसके बाद ही बने हैं फिर। ठीक है, जो मतलब घरेलू हिंसा के कानून जो बने हैं वो इसके बाद ही बने हैं, विशाखा निर्देश के बाद ही। ठीक है, फिर निम्नलिखित में कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? केंद्र सरकार करता है भारत में राज्यपाल की नियुक्ति। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? लेखपाल है, पटवारी है, नगर निगम वार्ड काउंसिलर नहीं है, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है। तो क्या होगा? नगर निगम और वार्ड काउंसिलर। ठीक है, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डीके वासु निर्देश क्या है? डीके वासु निर्देश क्या है? गिरफ्तारी और नजरबंदी के संबंध में डीके वासु निर्देश है हमारा गिरफ्तारी और नजरबंदी के संबंध में जो पूछताछ के दौरान पुलिस के द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। यानी कि गिरफ्तारी के संबंध में कि शाम के बाद किसी औरत को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर या 4 घंटे के अंदर उसके फैमिली वालों को इन्फॉर्म करना है। ये सभी दिशा निर्देश है डीके वासु दिशा निर्देश। तो ये गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन किए जाने वाले प्रक्रियाओं से जुड़े हुए हैं डीके वासु दिशा निर्देश। ठीक है, वन अधिनियम कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारा है? अनुसूचित जनजातियां, क्योंकि वनों में तो अनुसूचित जनजातियां ही रहती हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है वनों में अनुसूचित जनजातियां रहती हैं, तो उसी के लिए अधिकारों को स्वीकारा जाएगा वन अधिनियम में। तो क्या है? अनुसूचित जनजातियां। नेक्स्ट है द्वितीय स्रोत का एक उदाहरण, यानी कि जब हम पढ़ाते हैं कक्षा में तो द्वितीय स्रोत क्या होना चाहिए? प्रथम स्रोत शिक्षक होता है, द्वितीय स्रोत हमारी बुक होती है। ठीक है, तो हमारे अतीत फर्स्ट कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक, ये है हमारा द्वितीय स्रोत। ठीक है, नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, ना कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। क्या है? परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां, ना कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। बिल्कुल सही है। परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम प्रक्रिया है, ना कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। शिक्षार्थी मतलब हमारा वो हो गया स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के लिए ही तो है ये। परीक्षाएं स्टूडेंट के लिए होता है, तो ये गलत है हमारा। दूसरा है स्मृति परीक्षण के दूर दक्षताओं से परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। बिल्कुल सही है, बी सही है और ए गलत है। स्मृति यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आप अपने मतलब कि आप अपने अनुसार लिखें, इस तरह के क्वेश्चन आजकल बहुत आते हैं। तो इससे क्या होता है कि लोग, बच्चों के दिमाग में जो चल रहा है वो बच्चे लिख देते हैं उस टॉपिक पे। उन्हें बुक से बिल्कुल एक एक लाइन रट के नहीं लिखना पड़ता, वो अपने हिसाब से अपने समझ से लिखते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चों के जो तनाव होती है कक्षा में, क्लास में, वो तनाव उनकी कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान के अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए समाज की यथास्थिति बनाए रखने तथा सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना। बिल्कुल गलत, सरकार के सभी निर्णयों को, गलत निर्णयों को स्वीकार नहीं करना है। ये होता है सामाजिक विज्ञान के शिक्षक का बच्चों को समझाने का उद्देश्य। शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना, ये भी गलत है। हमें कोई प्रतिस्पर्धा जागृत नहीं करना है, बल्कि बच्चों को उनमें चेतना जागृत करनी है। सभी तत्वों को समाज का निर्माण करते हैं, उनके बीच संबंध का बोध करना। बिल्कुल सही है।
शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य को याद करवाने की भी बात नहीं की गई है। कभी भी पढ़ाते समय क्या होता है कि हमें समझना है, समझ को विकसित करना है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य आकलन शिक्षार्थियों की प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वो प्रयासरत हैं। आकलन का मतलब ही होता है कि जो हम एग्जाम के बाद जो उनकी पेपर चेक करते हैं और जो नंबर देते हैं उसे हम आकलन कहते हैं। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन सही है, लेकिन हम सारे ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। पाठ पुस्तकीय ज्ञान को याद करने की क्षमताओं का परीक्षण तथा सभी विद्यार्थियों के लिए परीक्षा के तनाव को कम करना, गलत है। शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने एवं चिन्हित करने के लिए, ये भी गलत है। शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेदों को दर्शाने के लिए, ये भी गलत है। कोई विभेद हमें नहीं दर्शाना है। परीक्षा फिर याद करने पे भी हम जोर नहीं देते हैं। हमेशा याद रखना, जहां याद करने की बात आएगी वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। जहां वर्गीकृत करने की बात आएगी या फिर किसी को कि हमें ये पहचान करनी है, ये सारे ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम हमेशा ही समझने पे जोर देते हैं, याद हमें नहीं करवाना है, किसी को समझाना है। ठीक है, तो यही है शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना था मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वो प्रयासरत हैं। ओके, अब है नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है क्योंकि फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती है, सही बात है। दूसरा है फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करता है, ये भी सही बात है। तीसरा है फिल्में ऐसी कहानियां, संवादों और छवियों को सामने लाती है जो जीवन में हमसे दूर हो सकती है, ये भी सही है। चौथा है फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती है, गलत है। क्योंकि कभी भी हम छात्रों को एक तरीके से विचार प्रस्तुत करने के लिए नहीं बोलेंगे, उनको अलग अलग तरीके से बोलते हैं कि उनकी जो समझ है उस तरीके से वो अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, ए, बी और सी सही है। नेक्स्ट है कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही कौन है। मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है, गलत है। चित्रकला के उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र के ऊपर दर्शाया गया है। चिरकाल के उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र में ऊपर दर्शाया गया है। मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है जबकि हम एक 2 आयामी दुनिया में रहते हैं, गलत है ये भी। शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक समय की अवधारणा को मानचित्र विकसित कर ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी सही है केवल। ठीक है, अब है शिक्षार्थियों के जीवन के अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोण को जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करना, बिल्कुल सही है कि हमें सांस्कृतिक दृष्टिकोण को शामिल करना है। कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ में चिन्हित करना, बिल्कुल गलत है। हमें किसी के भी निजी चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, पारिवारिक संदर्भ को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। सी है विद्यार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका देना, बिल्कुल सही है। तो ए और सी हमारा सही है। ओके, नेक्स्ट है इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए, अनुक्रम एवं प्रकार्यात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए, सही है। ये एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए, ये भी सही है। शिक्षार्थियों के स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए, शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी, सी और डी सही है। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूल रहना चाहिए। दृष्टिबाधित विद्यार्थी यानी कि जिन्हें दिखाई नहीं देता। ठीक है, पहला है यथोचित विराम तथा पूर्णावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना, बिल्कुल सही है। जिन्हें दिखाई नहीं दे रहा हूं वो तो सुन के ही काम करेंगे, तो स्पष्ट एवं उच्च आवाज में सही से समझाना है। दूसरा है विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रों का प्रयोग करना, ये गलत है। जो दृष्टिबाधित है उन्हें तो कुछ दिखाई नहीं देगा, तो वो बेचारे आकर्षक दृश्य वाले कार्यपत्र कहाँ देख पाएंगे। तीसरा है मौखिक संकेतों द्वारा संकल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना, बिल्कुल सही है। मौखिक संकेत होने चाहिए। कक्षा में चर्चा के दौरान स्पर्श करने वाली सामग्रियों को शामिल करना, जिसे हम ब्रेल लिपि बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए किस प्रकार की पुस्तक होनी चाहिए। ब्रेल लिपि में अक्षर जो होते हैं वो उठे से होते हैं, तो उंगली से उसे देखकर हम समझ सकते हैं। तो ए, सी और डी सही है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार कीजिए। प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमेशा दिया जाता है स्कूल में, उनके कथनों पर विचार कीजिए क्या क्या होना चाहिए।
यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित हो, बिल्कुल सही है। यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देता है, ये भी सही है। वो ढूंढ कर लिखते हैं, कलरफुल पिक्चर्स लगाएंगे, बहुत सारी चीजें उसमें सजा के वो लिखते हैं। यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित है, गलत है। यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है, ये भी गलत है। स्वनिर्देशित नहीं, शिक्षक निर्देश देता है तब बच्चे करते हैं। तो ए और बी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी? अन्वेषण का मतलब होता है विलिंग, मतलब कि किस तरह से इक्वायर, हमें इंक्वायर, विलिंग टू इंक्वायर की मतलब किस तरह से हमें किसी चीज को समझना है। सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने को उत्सुक, बिल्कुल सही है। स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, ये भी सही है। समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाले, ये भी सही है। मतलब जो खोजी होते हैं वो इन सब चीजों पे ध्यान देते हैं। विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करना, ये गलत है। हर मुद्दे को हमें समझना है, चाहे वो विवादास्पद हो या जो हो। ये नहीं कि हम आगे के लिए छोड़ देंगे कि जब आगे पढ़ोगे तब ये समझ जाओगे, ये नहीं करना। तो हमें ए, बी और सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के पाठचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सहायक हो सकता है? समावेशी यानी कि सभी को एक कर पढ़ाना। पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना, बिल्कुल गलत है। कहीं भी जेंडर संबंधी मुद्दों से हम नहीं जोड़ सकते। कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली, बिल्कुल सही है। विभिन्न स्रोतों को शामिल करना आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के, बिल्कुल सही है कि सभी को, जो बड़े हो छोटे हो, सभी को शामिल करना है। एक परीक्षा पत्र सभी विद्यार्थियों के लिए, ये भी सही है। तो कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1 होगा, बी, सी एवं डी। अब है, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए विद्यार्थियों को? मतलब क्रिटिकल क्यों होना चाहिए? एक रूप समशील दृष्टिकोण की कद्र करने के लिए, बिल्कुल नहीं। हमें एक रूप की कद्र नहीं करनी चाहिए, मतलब कि अनेक तरीकों से सोचना चाहिए। कमियों को इंगित करने के लिए, जहां कमियां आ गई उनको इंगित करने के लिए, गलत है। समाज में यथास्थिति बनाए रखने के लिए, नेक्स्ट है, यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सही है कि मुद्दे हमारे खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं, इसी के लिए हमें क्रिटिकल होना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है। अब है, निम्नलिखित उदाहरणों से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करिए कि विविधता को कौन सा उदाहरण दर्शाता है। परितोष को बांग्ला अच्छी आती है, वही सुचिता को हिंदी बोलती है, बिल्कुल सही है। सरोज को स्कूल जाने का मौका मिला जबकि निर्मला को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। एलन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है जबकि साइमन का परिवार बहुत अमीर है। रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता क्योंकि वो समाज के खास समुदाय से आता है। बेटा, विविधता का मतलब होता है कि ऊंच नीच की भावना नहीं। विविधता का मतलब ये कभी नहीं है कि हम जो अंतर नहीं है, असमानता नहीं है। विविधता का मतलब होता है कि जो अलग अलग जाति और अलग अलग धर्म के जो लोग रह रहे हैं। तो ठीक है, तो परितोष को बांग्ला अच्छी आती है, वही सुचिता हिंदी बोलती है। ये है विविधता को दर्शाने वाले। अब नेक्स्ट, एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो, बोमडिला, नमदाता राष्ट्रीय उद्यान, तवांग तथा लिशोंग गांव को शामिल किया गया। किस माध्यम से विद्यार्थियों का भ्रमण किए गए 2 राज्यों को इंगित करने को कहेंगे? तो ये सारे जो राज्य हैं वो मतलब कि जो शहर या गांव है वो कहाँ पे है? तो मणिपुर एवं सिक्किम के समय रेखा पर, मणिपुर और सिक्किम के पास में ये सब ये गांव है, तो वही हमें देखना है, ठीक है, उसी को हम कहेंगे। सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। याद रखिएगा, फिर वही आ गया, केवल इसको छोड़कर। क्या है? शिक्षार्थियों को कक्षा में विकसित ज्ञान को मूर्त परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए अवसर देना। सामाजिक विज्ञान की सामाजिक समझ क्या प्रोत्साहित करती है? तो बिल्कुल है, मूर्त ज्ञान को हमें अवसर देना ही है शिक्षक को। शिक्षार्थियों को दूसरों के स्थानीय अनुभवों को पढ़ने तथा स्वयं के अनुभवों को खोजने के लिए कहना, ये भी सही है। प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना जिससे कि सभी बेहतर बन सके, ये गलत है कि समान अवसर हमें नहीं मतलब समान उत्तर हो सभी को, ये हमें नहीं बोलना है। अपने समझ से बच्चे लिखें, ये हमें बोलना है। शिक्षार्थियों को दिए गए विषय वस्तु पर प्रश्न बनाने की क्षमता के लिए प्रशंसा करना तथा उसे अधिगम की जांच के लिए वैध स्वीकारना। क्या है? विषय वस्तु पर प्रश्न बनाने की क्षमता की प्रशंसा करना, बिल्कुल हमें प्रशंसा करना है। और जो हम एग्जाम लेते हैं उसके लिए उस क्वेश्चन को शामिल भी किया जा सके ताकि बच्चे ज्यादा मोटिवेट हो। ओके,
तो इसमें क्या है कि इसमें मतलब कि जो सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, इनमें से क्या नहीं है? तो यही नहीं है कि हमें प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए स्टूडेंट को नहीं बोलना चाहिए, वो अपने समझ से उत्तर दे सकते हैं। तो बेटा ये 60 क्वेश्चन मैं आज करा चुकी हूँ आपको। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखिए, बिल्कुल देखिए। मैं कल एक और क्वेश्चन पेपर आपको डालूंगी, तो वो भी देखिए। और साथ ही साथ में ज्योग्राफी के चैप्टर भी आपको अपलोड करती रहूंगी वीडियो। तो आगे की सारी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि अगर मैं इतना मेहनत कर रही हूँ कि आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे भी खुशी मिलती है, तो आप लाइक जरूर कर दें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके, तो चलिए बेटा, बच्चे से तैयारी करिए सीटेट की। ओके, बाय बाय।